नमस्कार। आज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम चर्चा करने वाले हैं जीडीपी के सर्विस सेक्टर की। देश की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी अब 50% तक पहुंच गई है। इसकी अहम वजह है राज्यों में सर्विस सेक्टर का विस्तार। आज इसी पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। जीडीपी इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक भारत के सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2022 में 8.4% रही, जबकि इससे पहले के वित्त वर्ष में देश के सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट 7.8% थी। यानी कि सर्विस सेक्टर की ग्रोथ में इस बार तेजी देखने को मिली है। सर्वे में कहा गया है कि भारत का सर्विस सेक्टर मजबूती का सोर्स है और यह अधिक तेजी देखने के लिए तैयार खड़ा है। इस सेक्टर में एक्सपोर्ट की शानदार क्षमता है। सर्विस सेक्टर अधिक रोजगार के अवसर खड़ा करने के लिए काफ़ी मजबूत स्थिति में है। बता दें कि इकोनॉमिक सर्वे के जरिए देश की आर्थिक स्थिति का पता चल पाता है। सर्वे में इस बात की ओर इशारा किया गया है कि भारत के सर्विसेज एक्सपोर्ट में सुधार देखने को मिला है, क्योंकि विकसित देशों में महंगाई के रिकॉर्ड स्तर पर रहने के कारण वहां वेतन में बढ़ोतरी हुई है और स्थानीय स्तर पर सोर्सिंग महंगा हो गया है। इससे भारत जैसे कम वेतन वाले देशों के लिए मौके पैदा हुए हैं। तो आज हम सर्विस सेक्टर की बात करेंगे और सर्विस सेक्टर में क्या कुछ है इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। बजट में सर्विस सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं इसको भी जानेंगे और साथ ही साथ सर्विस सेक्टर को और ज़्यादा तेजी गति देने के लिए सरकारें हमारी क्या कर रही हैं इस पर भी हम गौर करेंगे। And importantly, for 24-25, they kept India's real GDP growth forecast at 6.8%. So they show an acceleration of India's GDP after a slight dip which they estimate for the next financial year. In fact, the presentation today is going to focus on this aspect, that India's GDP growth is poised to do better in the remainder of this decade, and that is the focus of this economic survey itself. तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी एक बार फिर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी भी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं आकाश जिंदल जी आपसे। क्योंकि जीडीपी में प्रोडक्ट का अंतिम मूल्य और सेवा क्षेत्र के मूल्यों की गिनती की जाती है, जैसा कि आप अभी कल ही बता रहे थे। सेवा क्षेत्र का योगदान अगर जो कहा जाए तो 50% का योगदान है, ऐसा माना जा रहा है। बजट पेश हो चुका है और अब हम जानना चाहेंगे कि इस बजट में सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हैं। जी देखिए, सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया वो गवर्नमेंट के ऐसे मिशन है जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं सेवा क्षेत्र के ऊपर। सरकार अपना फोकस बनाए हुए है और सरकार का फोकस पे चल रहा है। बजट में जो है सर्विसेज की को बढ़ाए रख काम किया गया है। अब जीडीपी में अगर हम देखें, जीडीपी की अगर कॉम्पोजिशन देखते हैं तो अगर बिल्कुल मैं डेफिनेशन पे चले जाऊं, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता हूं मैं तो बात करता हूं, प्राइवेट कंजम्पशन प्लस ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये फॉर्मूला है, प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग
प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। तो ये जो है जीडीपी की कैलकुलेशन आ जाती है, जिसको कल हमने एक एग्जांपल देकर समझाया था कि एक कंट्री से, हमारे कंट्री से अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर होकर बाहर जाती है तो उसमें अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट हुआ तो वो कम हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो रियलाइजेबल वैल्यू हमारी जीडीपी है। तो सर्विसेज का क्षेत्र बढ़ाने के लिए बहुत काम किया जा रहा है और हिंदुस्तान की जीडीपी में सर्विसेज का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। मेजॉरिटी जो है हमारी इनकम सर्विसेज से आती है और उसमें भी बाहर से आवाज आईटी और बीपीओ जो है बहुत बड़े एरियाज है। आईटी और बीपीओ से हम अच्छा फॉरेक्स भी अर्न करते हैं और कमाई भी होती है। और आईटी और बीपीओ आगे चल के मेरा मानना है कि ये एरिया ऐसा है कि जीडीपी का और मेजर हिस्सा यानी सर्विसेज का जीडीपी के अंदर स्टेक या परसेंटेज और ज्यादा बढ़ जाएगी आने वाले समय में। जी, जीडीपी का परसेंटेज और बढ़ जाएगी और ऐसी उम्मीद है कि सेवा क्षेत्र में अगर जो सेवा क्षेत्र का विकास होता है तो रोजगार की वृद्धि मानी जाती है और ये जीडीपी में इसका योगदान भी 50% से ज़्यादा बढ़ेगा। दिलीप यशवर्धन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सेवा क्षेत्र के विस्तार के लिए सरकार को और कदम क्या उठाने चाहिए? सेवा क्षेत्र का योगदान आज से नहीं शुरू हुआ है, ये बहुत दशकों से है और इसी पहचान को इसी योगदान को पहचान करके 1994 में सर्विस टैक्स का कॉन्सेप्ट हमारे देश में लाया गया था। फाइनेंस बिल में एक चैप्टर इंसर्ट किया गया सर्विस टैक्स के नाम से और सर्विस टैक्स लेवी हमारे 1994 से शुरू हुई और धीरे धीरे उसकी इतनी ग्रोथ हुई कि जो सबसे पहले देश में डायरेक्ट टैक्सेस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा माना जाता था उसको भी लीड कर दिया सर्विस टैक्स में। और 2017 में अब सर्विस टैक्स और जो सेल्स टैक्स था स्टेट्स का उसको मर्ज करके जीएसटी कर दिया गया। और स्पेशली जो कोरोना का दौर आया, कोरोना के दौर में सर्विस सेक्टर बहुत हाइक पर चला गया क्योंकि जैसे जो आप जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, जो आईटी इंडस्ट्री है, जो डोर सर्विसेज हैं, ये सारी चीजें जो लॉजिस्टिक्स का काम बाद में शुरू हुआ, कोरोना के बाद शुरू हुआ, लेकिन कोरोना काल में इन सर्विसेज ने बहुत ज्यादा देश को सहारा दिया और ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। आप जैसे देखिए ई पेमेंट्स की सुविधाएं हैं, जितनी भी ई पेमेंट की सुविधाएं हैं, जितनी भी ई कॉमर्स की सुविधाएं हैं, या जो आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म देखते हैं या जो हम और आप बैठ करके ये डिबेट कर रहे हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, ये भी सर्विस सेक्टर का एक पार्ट है। और कोरोना के बाद से इसमें बहुत ग्रोथ आ गई। इवन एजुकेशन सेक्टर में इसका बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया, बिजनेस सेक्टर में इसका बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वर्क फ्रॉम होम भी इसी सर्विस की वजह से ही कर पा रहे हैं। तो ये सर्विस धीरे धीरे ये क्षेत्र धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। सरकार को फोकस करने की जरूरत है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन सर्विसेज के लिए वो और मजबूत हो। और अगर सरकार कर सके तो चूंकि जीएसटी का जो रेट है वो 18% है सर्विसेज के ऊपर, वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। जब वो थोड़ा सा कम हो जाएगा तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा, लोग और ज्यादा इस क्षेत्र में इन्वॉल्वमेंट लेना शुरू कर देंगे और सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज्यादा प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अभी भी भारत के क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है। तो ये जो आप देखिए जैसे गवर्नमेंट ने रेलवे के ऊपर इतना सर्वे खर्चा किया और धीरे धीरे जो आपका परचेजिंग पावर है आदमी की, वो परचेजिंग पावर भी बैंकिंग लोन के माध्यम से ज्यादा बढ़ गई। एक समय था जब आदमी घर नहीं खरीद पाता था, गाड़ी नहीं खरीद पाता था, लेकिन जब से बैंकों ने लोन की फैसिलिटी शुरू कर दी, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी शुरू कर दी, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो ये भी सर्विस इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। आकाश जिंदल जी, जैसा कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक कम ये आर्थिक मामलों के जानकार ज़्यादा कह सकते हैं, इन्होंने कहा कि जो सर्विस क्षेत्र पर जो टैक्स है, सर्विस पर जो टैक्स है, जीएसटी लगाया गया है वो 18% है, इसे कम किया जा सकता है। तो इसे कम करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं अगर जो कम किया जाए तो? देखिए आज क्या है कुशवाहा जी, एक बात हमें देखनी पड़ेगी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में एक कन्वेंशनल आर्गुमेंट चलता है और उसमें मैं जीएसटी की फेवर में हूँ, बिल्कुल जीएसटी लगाने की। क्यों फेवर में हूँ? क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस कितने लोग देते हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल.in की स्टडी है, डायरेक्ट टैक्सेस
बहुत कम लोग देते हैं, 1.5 से 2% लोग हैं डायरेक्ट टैक्स देते हैं। अब जीएसटी का फायदा क्या है, जीएसटी का बेस बहुत ब्रॉड है, जीएसटी हर व्यक्ति देता है। हमने कई बार चर्चा की है नेशनल चैनल पे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कमाई होगी 1 करोड़ 1.5 करोड़, बट वो किसी ना किसी वजह से डायरेक्ट टैक्स के जो है नेट में नहीं आते, बट जीएसटी के नेट में सारे आ जाते हैं। चाहे वो सर्विस लेता है, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, हालांकि अभी पेट्रोल और डीजल जीएसटी में नहीं है, वो सेंट्रल एक्साइज और वैट में है, तो उसके थ्रू देता है। तो बहुत से वर्ग ऐसे हैं जो डायरेक्ट टैक्स से अभी दूर बैठे किसी न किसी वजह से। तो अब देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का आनंद भी वो ले रहे हैं, देश की सर्विसेज का फायदा भी ले रहे हैं। देश के अंदर जो सर्विसेज हैं वो हर कोई यूज करता है। ये तो है नहीं है कि एक अगर हाईवे बन गया है तो ऐसा तो है नहीं है कि सिर्फ जो है इनकम टैक्स देने वाला यूज कर रहा है और जो इनकम टैक्स नहीं दे रहा वो भी यूज कर रहा। अगर एक बस स्टॉप बना है सारे उसको यूज कर रहे हैं। तो इसलिए जो जीएसटी है वो ब्रॉड बेस्ड है, जो भी कंज्यूमर है उसको देना है। तो जीएसटी के रेट कम करने की फेवर में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। रादर जीएसटी के थ्रू जो है हर आदमी को टैक्स नेट में हम ला पा रहे हैं जो उस सर्विस को यूज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट टैक्सेस को कम करना चाहिए हमें, या डायरेक्ट टैक्सेस के नेट में लोगों को लाना चाहिए। कितने सालों से बात हो रही है, 15 साल 20 साल से, कि इनकम टैक्स के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इनकम टैक्स पे करना चाहिए लेकिन फिर भी इनकम टैक्स नेट में नहीं आ रहे। सरकारों ने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ। जीएसटी के जरिए कुछ ट्रांजेक्शन ट्रैक हुई, वो लोग आए, बट अभी भी देश के अंदर बहुत ऐसे धन्नासेठ बैठे हैं जो इनकम टैक्स से अपनी सोचते हैं कि हमारी इम्यूनिटी है, लेकिन जीएसटी तो देना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि कहीं भी जाके वो सर्विस यूटिलाइज करते हैं तो जीएसटी उनसे ले लिया जाता है। पेट्रोल डलवाते हैं तो सेंट्रल एक्साइज और वैट उनसे ले लिया जाता है। तो इसलिए जीएसटी को जो है कम करने की मैं फेवर में नहीं हूँ। जीएसटी तो होना चाहिए, बिकॉज देखो आज डेफिसिट कितना है, आज हम डेफिसिट की बात कर रहे हैं 6.4%, 5.9%। तो कहीं ना कहीं जो है अगर हमने उसको भी कम कर दिया जीएसटी को, और जीएसटी आज टैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, 1.5 लाख करोड़ 1,40,000 करोड़ इस तरह का जीएसटी कलेक्शन हो रही है। तो ऐसे में जीएसटी के ऊपर धीरे धीरे फोकस हमारा बढ़ना चाहिए। और वैसे भी कई बार ये डिबेट चली है कि क्या हम एक्सपेंडिचर टैक्स की तरफ जाएं, इनकम की तरफ ना जाएं। तो जीएसटी तो जाहिर सी बात है एक्सपेंडिचर टैक्स है, तो अगर उस डिबेट में कुछ भी दम है तो जाहिर सी बात है ज्यादा फोकस जीएसटी की तरफ होना चाहिए। तो मैं जो है आई हैव रिस्पेक्ट फॉर माय फ्रेंड, मैं अपने जो मेरे दोस्त कह रहे हैं आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हिज आइडियाज, बट मेरा क्लियर कट व्यू है कि जीएसटी के रेट्स जो है इसमें कम नहीं होने चाहिए। ये हालांकि मैं खुद सर्विस प्रोवाइडर हूँ, I am also service provider. I am also a consultant. I provide consultancy to so many organizations. अगर जीएसटी के रेट कम होते हैं तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हूँ, बट देश की ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए I don't think the rate should come down. Rather, income tax the rate should come down, or we should try to have many more people in the net of income tax, because 1.5% people, 2% people they pay income tax, and the entire country enjoys that. मैं उसके खिलाफ नहीं, जो 600 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला मेरा मजदूर भाई जो है देश की सर्विसेज, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहा है, उसका हक है। उसके मुकाबले आकाश इंदर की ड्यूटी है ज्यादा देना, बट मुझे दिक्कत उससे है जो आदमी यहाँ से 200-400 किलोमीटर दूर एक रिमोट एरिया में बैठा हुआ है और कमा रहा है 1.5 करोड़ 2 करोड़, बट इनकम टैक्स नेट में ही नहीं, वो इनकम टैक्स जो है देता ही नहीं। तो क्यों उसको इनकम टैक्स में जो है जब तक नहीं ला पा रहे हम, तो जीएसटी के बेसिस पर रहे, जीएसटी के थ्रू वो कंजम्पशन करता है, वहां तो दे वो। जी ठीक है। दिलीप यशवर्धन जी, जैसा कि आपने कहा कि जीएसटी की दर कम होनी चाहिए, जो 18% है सेवा क्षेत्र पर, ऐसे जीएसटी नहीं लगने चाहिए, लेकिन जो हमारे अर्थशास्त्री महोदय हैं उनका कहना है कि नहीं, जीएसटी कम नहीं होना चाहिए, इससे इसके पक्ष में नहीं है। तो आखिर क्या सोचा आपने, किस तरह से, ये दोनों हमारे जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, इसमें जीएसटी के प्रतिशत को लेकर मतभेद है, तो आखिर क्या सोच करके आपने जीएसटी कम करने की बात कही कि इससे मतलब ये जीएसटी कम होना चाहिए? सेवा कुशवाहा जी, जिंदल साहब की बातों का पूरा सम्मान। पहला तो जो उन्होंने कहा कि डायरेक्ट टैक्स देने वाले 1 से 1.5% हैं, ये आंकड़ा माफी के साथ कहूंगा कि गलत है। इस समय 4.25 से 5% लोग टोटल पॉपुलेशन का डायरेक्ट टैक्स पेयर है, इनकम टैक्स के दायरे में है। दूसरा, मेरा अपना मानना है कि टैक्स रेट बढ़ने से इंपॉर्टेंट ये होता है कि टैक्स बेस बढ़ाया जाए। जो जिंदल साहब ने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट टैक्स अभी भी नहीं दे रहे हैं, तो मैं अगेन ये कहूंगा जीएसटी आने के बाद
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जो किसी कारोबार में, किसी बिजनेस में, किसी सर्विस में इंक्लूडेड है और ज्यादा थ्रेशोल्ड से ज्यादा कमा रहा है और वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है। क्योंकि 2017 या 18 में एक ऑफिशियल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट के बीच में टू एक्सचेंज द डेटा। आप दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को डेटा शेयर करते हैं और जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है ये पैन बेस ही है और वो पैन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। तो अब आप अगर एक 26A फॉर्म आता है इनकम टैक्स का, अगर आप वो देखेंगे तो उसमें जीएसटी का टर्नओवर भी रिफ्लेक्ट होता है। साथ ही साथ इनकम टैक्स में एक एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम शुरू हुआ, एआईएस रिपोर्ट आती है। उस एआईएस रिपोर्ट में आपने कहां क्या सेवाएं दी, कहां से कितना पेमेंट लिया, कहां आपका टैक्स काटा गया, कितना टर्नओवर आपने किया, कितना बैंक में एफडी डलवाई, कितना बैंक से कैश निकाला, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसमें आती है। तो आज की डेट में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बड़ा टर्नओवर कर रहा हो, जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, जीएसटी पे हो और इनकम टैक्स से बचा हुआ हो। जो दोनों में रजिस्टर्ड नहीं उसके बचे होने के पूरे चांसेस हैं, बट जो किसी एक भी एक्ट में कवर है तो वो दूसरे एक्ट में कवर हो ही जाएगा लेटर और सुनर अगर नहीं है तो, लेकिन बड़े टर्नओवर वाले नहीं हैं। दूसरा, रेट इसलिए कम होना जरूरी है कुशवाहा साहब कि जब रेट कम होगा, ये सही है कि डायरेक्ट टैक्स बहुत कम लोग देते हैं क्योंकि वो इनकम बेस है और इनकम को हम टोटल पॉपुलेशन से नहीं नाप सकते क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी उस एज ब्रैकेट में नहीं आते हैं, एजुकेशन में हैं, कमा नहीं रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं या उनकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है या थ्रेशोल्ड लिमिट से कम नहीं है तो जो सेक्शन 87A का रिबेट है उसकी वजह से वो टैक्स पेयर नहीं है। जीएसटी, एक जो बच्चा पैदा होता है वो अपने पैदा होने से लेकर के अपने मरने तक, जब वो मरता है मरते मरते भी वो जीएसटी दे करके जाता है, जो उसकी आग में घी डाला जाता है उस घी पे भी वो जीएसटी का पेमेंट करता है। लेकिन अगर बेस बढ़ा दिया जाए, टैक्स रेट्स कम करके अगर बेस बढ़ा दिया जाए और थ्रेशोल्ड को खत्म कर दिया जाए, जो 20 लाख और 40 लाख का थ्रेशोल्ड है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जगलरी भी करते हैं जो एक्चुअल में टर्नओवर ज्यादा करते हैं लेकिन उसको मैनेज करके थ्रेशोल्ड के नीचे ले आते हैं सिर्फ इसी वजह से कि 18% का जीएसटी उनको देना पड़ेगा। तो अगर आप वो कम कर देंगे और टैक्स का बेस बढ़ा कर देंगे तो कलेक्शन ज्यादा होगा। दूसरा, जो 1.5 लाख करोड़ का कलेक्शन आज गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है, जिसको गवर्नमेंट बहुत दावे के साथ कहती है कि हमने बहुत बड़ा कलेक्शन बढ़ा दिया, ये रिसर्च का विषय है कुशवाहा साहब। 1.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू जीएसटी लगने से पहले सेंटर के खाते में एक्साइज और सर्विस टैक्स से आया करता था और वैट का और सेल्स टैक्स का कलेक्शन स्टेट्स के खाते में अलग जाया करता था। जीएसटी लग जाने के बाद सारे स्टेट्स का कलेक्शन, सर्विस टैक्स का कलेक्शन और एक्साइज का कलेक्शन मिला करके 1.5 लाख करोड़ अब पहुंच रहा है। तो मेरे हिसाब से ये कलेक्शन सरकार का अभी कम है, ये ज्यादा होना चाहिए था, ये बढ़ सकता है अगर जीएसटी में सरलीकरण कर दिया जाए, सिंप्लीफिकेशन कर दिया जाए और रेट्स को थोड़ा और कम करके बेस बढ़ा दिया जाए। ठीक है सर, ठीक है। आकाश जिंदल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी आकाश जी। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे मित्र के साथ डिस्कशन करना हुआ एज अ पार्ट ऑफ हल्दू आर्गुमेंट। जीएसटी का जो डेटा अभी आ रहा है उसके अंदर एक्साइज की कलेक्शन का कंपोनेंट नहीं होता। एक्साइज इज टोटली कैलकुलेटेड ऑन अ डिफरेंट लेवल और आज भी एक्साइज का जो है पेट्रोल और डीजल में सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सफिशिएंट कमाई कर रहे हैं। तो ये जो जीएसटी का डेटा आ रहा है दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ ओनली ऑफ जीएसटी। अब पेट्रोल में भी कुछ एक्साइज का कंपोनेंट है, वो आप कैसे तो वो जो है अलग से आता है, उसकी फिगर जो है काफी स्टैगरिंग है। आई कैन गिव यू द फिगर। दूसरी जो इनकम टैक्स की मेरे दोस्त ने कहा वो 4.5 से 5.5% शायद फैमिलीज के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप पॉपुलेशन का परसेंटेज कैलकुलेट करें तो 1.5 से 2% ही है। तो इनकम टैक्स का बेस बढ़ाना मेरे हिसाब से बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत एलिमेंट्री है। अब तीसरा क्या है, हमारे पास जो जीएसटी में जहां हम लूज आउट कर देते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड आउट ऑफ कंट्री। आज मैं दिल्ली में बैठ के लक्समबर्ग में या डेनमार्क में किसी को सर्विस दे रहा हूं तो वहां मुझे जीएसटी लेविएबल नहीं है। तो उसमें क्या आएगा कि वो जो सर्विसेज जो है उसका ओरिजिन डेनमार्क में हो रहा है या लक्समबर्ग में होता है, तो उसको देखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जीएसटी में आज की तारीख में देयर आर पीपल जिन्होंने वायलेशन बहुत से निकालनी शुरू कर दी है, चाहे ईबे बिल्स में,
चाहे स्टॉक्स में, चाहे सेल्स में, कई तरह की मैनिपुलेशन आ गई हैं। अब वो मैनिपुलेशन में क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं वो मैं जो है एक चैनल पे बोलना नहीं चाहूंगा, वो एक गलत चीज हो जाएगी वो बोलना, ठीक है ना, कि किसी को बताना ये तरीके होते हैं मैनिपुलेशन करने, बट लोग जो हैं मैनिपुलेशन के वो तरीके यूज करते हैं। तो जीएसटी के अंदर भी लूपहोल्स और लीकेजेस आ गई हैं विच नीड टू बी प्लग, जिनको सीरियसली हमें प्लग करना है। अब उसके बाद जहां तक आ जाती है स्टेट का वैट कलेक्शन तो अलग ही है, चाहे वो लिकर में हो, चाहे पेट्रोल एंड डीजल में हो, और बहुत सी स्टेट्स के पास एक सिग्निफिकेंट हिस्सा अभी भी जो है, बिकॉज पेट्रोल और डीजल में सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज चार्ज करती है, तो स्टेट्स जो है वैट चार्ज करती है। तो अभी वो आर्गुमेंट भी वापस आ जाता है कि क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाए कि नहीं ले जाए। और अब देखिए जब वो आर्गुमेंट आता है तो हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स जो हैं, जब हम उनके साथ बात करते हैं टीवी शोज में, महंगाई के शोज में, तब रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों कहते हैं कि आप जीएसटी में ले आइए, लेकिन जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है और इवन एजेंडा में ये होता है कि जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को लेके आना है, तो हमें पता चलता है वोट्स उसमें डली नहीं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में किसकी वोट्स हैं? जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट की वोट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की वोट है। तो कहीं ना कहीं वो क्लियर सिग्नल आ रहा है कि वो जो एक मैसिव एक्साइज कलेक्शन है और स्टेट्स के पास जो मैसिव वैट कलेक्शन है, दे डोंट वांट टू फोरगो दैट, वो गंवाना नहीं चाहते। तो वो क्लियरली दिख रहा है कि जो जीएसटी को शिफ्ट है, स्टेट्स को पसंद नहीं आ रही, सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक बहुत ही मेहनत अमाउंट एक्साइज की इकट्ठी कर रहा है पेट्रोल और डीजल को, मुझे नहीं लगता वो फोरगो करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को ही लाना होगा, अगर जीएसटी आ गया है तो अब पेट्रोल डीजल जैसी चीजों को हम जीएसटी से बाहर क्यों रख रहे हैं? क्यों उनके अंदर हमने वही पुराना फॉर्मूला रखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज चार्ज करेगी और स्टेट्स वैट चार्ज करेगी। जी ठीक है। दिलीप यशवर्धन जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप, आपके मन में भी कुछ है? जी जी दिलीप जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। जी जो आपने कलेक्शन के लिए कहा, तो जो पहले एक्साइज का कलेक्शन आता था, वो एक्साइज का बहुत सारा पार्ट जीएसटी में मर्ज किया गया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट और टोबैको प्रोडक्ट ये पहले भी नहीं थे एक्साइज में, वैट में भी नहीं थे, ये पहले भी वैट से बात है, ये कलेक्शन का पार्ट पहले भी नहीं थे। मैंने जो आपको कलेक्शन बताया वो कलेक्शन उन्हीं चीजों को बताया जिनसे पहले स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स और एक्साइज लगाया करता था। वो कलेक्शन 1.5 लाख रुपए से ज्यादा था, जिसमें स्टेट का वैट कलेक्शन इंक्लूडेड नहीं था। आज सारे स्टेट का वैट कलेक्शन सेंटर का सर्विस है, तो सेंटर का एक्साइज मिलाकर 1.5 लाख करोड़ पहुंच रहा है, इट इज लेस देन दी ओरिजिनल कलेक्शन व्हिच वाज डन बिफोर दिस। दूसरा, हर की अपनी बातें ठीक है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, मैं किसी बात पर आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना सोचने का व्यू है कि टैक्स रेट से ज्यादा अगर टैक्स बेस को बढ़ा दिया जाए तो कलेक्शन कहीं ज्यादा आएगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्स की बात कर रही है, वो इसीलिए कर रही है क्योंकि इनकम पे टैक्स कम आ रहा है, सर्विसेज पे टैक्स कम आ रहा है, प्रोडक्ट पे टैक्स कम आ रहा है, लेकिन हम एक्सपेंडिचर टैक्स की बात कर देंगे तो एक्सपेंडिचर इस देश का हर व्यक्ति कर रहा है। एक्सपेंडिचर ये तरफ सोचने का पर्पज ही यही है कि हमारा टैक्स बेस बढ़ जाए, बड़ा टैक्स बेस हो जाए। टैक्स अगर 10 व्यक्ति 1,000 रुपए देते हैं तो हमारे पास 10,000 रुपए आएगा, लेकिन अगर 100 व्यक्ति 10-10 रुपया देना शुरू कर देगा तो हमारे पास ही 10,000 रुपए आएगा और वो वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जब आपका बेस बड़ा होगा तो आपका टैक्स कलेक्शन इस प्रेजेंट टाइम से कहीं ज्यादा होगा। ठीक है, हम बात सेवा क्षेत्र की कर रहे हैं तो हम गांव की तरफ फिर लौटते हैं, और क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है इसलिए आकाश जिंदल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि गांव में जो सेवा का विस्तार होना चाहिए, सरकार उसके लिए क्या कर सकती है कि सेवा क्षेत्र का विस्तार शहर के मुकाबले गांव में हो, क्योंकि गांव में 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है और कृषि पे आधारित है। जी बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है ये, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। सबसे पहले तो सरकार जो कर रही है 5G सर्विसेज, हालांकि अभी इनिशियल स्टेज है, अगर इसको हम आगे ले जाते हैं प्रैक्टिकली तो मेरा मानना है कि बहुत सा रूरल एरिया ऐसा है जहां पे हम बीपीओ
एलपीओ इस तरह की सर्विस भी रख सकते हैं। आज है क्या, बीपीओ के लिए, आईटी के लिए हमने क्या सोच रखा है? कौन से शहर है हमारे पास? कोई भी उंगलियों में गिन लेगा, बेंगलुरु, गुरुग्राम, पुणे। ऐसा क्यों नहीं है कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर हरियाणा के गांव में बैठ के आईटी और बीपी सर्विसेज लेते हैं? आज हम यूरोप में देखें, यूएस में देखें, गाँव में मेजर सर्विसेज इंडस्ट्री रन कर रही है और बहुत से ऐसे कंसल्टेंट हैं हर फील्ड में जो गांव के अंदर अपना फार्म बना के बैठे हुए हैं, वहीं से सारी सर्विसेज ऑनलाइन रेंडर कर रहे हैं। तो आप जो सोच पे चल रहे हैं बहुत ही बढ़िया सोच है। अगर गांव में हम कनेक्टिविटी बढ़िया देते हैं, हालांकि आज से कुछ साल पहले तो ये हालत थी कि गांव में कई जगह बिजली नहीं आती थी 24 घंटे, तो कनेक्टिविटी तो बात की बात है। बट अगर हम गांव में कनेक्टिविटी दे देते हैं प्रॉपर, तो डेफिनेटली गांव के अंदर से सर्विसेज का बेस बनाया जा सकता है, खासकर बीपीओ का, केपीओ का, एलपीओ का, कंसल्टेंसी का। उससे सिटी किसी के अंदर जो माइग्रेशन आती है उसको भी रोक सकते हैं हम, उसको भी हम बचा सकते हैं। साथ ही साथ कंट्री की जीडीपी के अंदर बहुत जबरदस्त ग्रोथ हो सकती है। अभी भी आप बताइए, बीपीओ के लिए जरूरी क्यों है कि गुरुग्राम के कॉल सेंटर से बीपीओ दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं है कि रोहतक के, हांसी के, बठिंडा के गांव के अंदर एक कॉल सेंटर स्टैब्लिश किया जाए, जिसको सेट करने की, जो एस्टैब्लिश करने की कॉस्ट बहुत कम आएगी। मैन पावर वहां पे जो है वायबल रेट पे मिल जाएगी, क्योंकि लोगों को ट्रैवल नहीं करना, गुरुग्राम आके जो है अपना यहाँ से आके घर नहीं लेना, यहाँ के लाइफस्टाइल के हिसाब से खर्चा नहीं करना। तो बिल्कुल ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। आपको इस आइडिया को, ये मात्र एक सिर्फ आइडिया, सपना नहीं है, प्रैक्टिकली यूएस में, यूरोप में कई लोगों ने इंप्लीमेंट किया है। अब हिंदुस्तान में क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा? इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब सड़कें नहीं है, यहाँ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है कि ब्रॉडबैंड, 5G कनेक्टिविटी हम किस तरह की प्रैक्टिकली दे पाते हैं। और ऑफकोर्स वो तो अपनी जगह है ही है, अजम्पशन है ही है कि बिजली तो होनी चाहिए सबसे पहले। तो अगर हम वो कनेक्टिविटी ले पाते हैं तो गांव के अंदर से सर्विसेज का हम बहुत जबरदस्त बेस क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, दिस सर्विसेज बेस कैन टेक अस, ये जो हम 2035 में 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये किस बेस से बात कर रहे हैं? ये इसीलिए है क्योंकि वर्ल्ड के एक्सपर्ट जो मेरे साथ ग्लोबल चैनल से आते हैं, वो ये कहते हैं जो हिंदुस्तान की इंटरनेट इकोनॉमी है, जो इंटरनेट का यूजेज है, जिस तरीके से अब्जॉर्प्शन है, वो हिंदुस्तान को आगे ले जाएगी। जिस तरीके से नेट कनेक्टिविटी है, जिस तरीके से उसको हमने यूज किया है अपने प्रोफेशन में कमाई बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए, वैल्यू एडिशन करने के लिए। तो आई थिंक योर लास्ट क्वेश्चन इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ और ये होना चाहिए। अगर हम गांव में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, तो डेफिनेटली गांव से सर्विसेज एक ऐसा ड्रीम है जो रियलाइजेबल ड्रीम है, प्रैक्टिकल ड्रीम है, फार फेच्ड ड्रीम नहीं कहूंगा इसे। इसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। बिल्कुल जी। तो चर्चा तो और है, लेकिन बहुत सी बातें करनी है, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आपसे विदा लेने का समय हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, आप आए और इतने गंभीर विषय पर चर्चा की और अपने विचार दिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% है और इसे लगातार बढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर गांव में सेवा क्षेत्र का विस्तार हो तो वास्तव में गांव के लोग और गांव के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा, सेवा करने का मौका मिलेगा और फिर जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से भी बढ़कर आगे हो जाएगा और जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।